सिटी लाइट्स दीपक नाम के एक गांव के आदमी की कहानी है जो बेहतर जिंदगी के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुंबई आता है, लेकिन शहर में उसे धोखा, गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे धूप से झुलसे गांव से, जहां सपने छोटे हैं और जिंदगी बस जीने का नाम है। दीपक सिंह, जो कभी भारतीय सेना में ड्राइवर था, अब अपने गांव में एक छोटी कपड़ों की दुकान चलाता है। वह एक सीधा सादा आदमी है, मेहनती, ईमानदार और अपनी पत्नी राखी और छोटी बेटी माही के लिए बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश में जुटा हुआ। लेकिन गांव की हालत आसान नहीं है। दिन बीतते जाते हैं, ग्राहक मुश्किल से आते हैं, बिल बढ़ते हैं, कर्ज चढ़ता जाता है और धीरे धीरे दीपक को एहसास होता है कि जो दुकान उसकी उम्मीद थी वही अब उसे डुबो रही है। जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे वे अब बार बार दरवाजे पर आने लगे हैं। हर दस्तक पिछले से ज्यादा भारी लगती है। राखी भले ही चिंतित है, लेकिन वह हमेशा दीपक के साथ खड़ी रहती है। वह शांत स्वभाव की मजबूत औरत है, बच्ची की देखभाल करती है, जो थोड़ा बहुत है उसे संभालती है और अब भी यकीन करती है कि दीपक कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। एक शाम जब दीपक लालटेन की हल्की रोशनी में बाहर बैठा होता है, वह अपने एक सपने की बात करता है, मुंबई जाने का। रोशनी का शहर, वह जगह जहां उसके पुराने दोस्त ओंकार के मुताबिक हर किसी के लिए मौका है। ओंकार, जो कभी दीपक के साथ काम करता था, गांव छोड़कर सालों पहले मुंबई चला गया था और उसने चिट्ठियां लिखी थीं कि कैसे मुंबई इंसान की किस्मत बदल देती है। ओंकार की बातें दीपक के दिमाग में एक वादे की तरह बस जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद जब दुकान में फिर एक खराब दिन बीतता है और उधार देने वालों से झगड़ा हो जाता है, दीपक एक फैसला करता है। वह सब कुछ छोड़कर मुंबई जाएगा और नई जिंदगी शुरू करेगा। राखी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उनके थोड़े से सामान को कपड़े में बांधती है और अगली सुबह पूरा परिवार अनजान मंजिल की ओर जाने वाली बस में बैठ जाता है। राजस्थान से मुंबई तक का सफर लंबा और अनिश्चित होता है। दीपक अपनी पत्नी और बेटी के कंधे पर हाथ रखे बैठा रहता है, उन्हें और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने सही फैसला लिया है। जब बस आखिर मुंबई पहुंचती है तो पहला नजारा ही चौंका देने वाला होता है। एक शहर जो हर दिशा में भाग रहा है, जहां शोर, भीड़ और अफरातफरी है। ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को छूती हैं और हवा में बेचैनी सी घुली हुई है। दीपक के लिए यह किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। उसके हाथ में सिर्फ एक कागज है, ओंकार का पता, जो एक छोटे मुड़े हुए कागज पर लिखा है। लेकिन जब वह उसे ढूंढने निकलता है तो हर गली एक जैसी लगती है। कोई नहीं जानता कि ओंकार कहाँ है। दीपक रिक्शा चालकों से पूछता है, दुकानदारों से पूछता है, राह चलते लोगों से पूछता है, लेकिन शहर उसे कोई जवाब नहीं देता। घंटे बीतते हैं, फिर दिन बन जाते हैं और पैसे तेजी से खत्म होने लगते हैं। गांव से जो थोड़ी सी बचत वह लाया था, वह खाने और अस्थायी ठहरने की जगहों पर खत्म हो जाती है। फिर एक दोपहर जब वह ठहरने की जगह ढूंढ रहा होता है, उसकी मुलाकात दो आदमियों से होती है जो बहुत दोस्ताना और हमदर्द लगते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे एक छोटा सा फ्लैट दिला सकते हैं, बहुत सस्ता, सिर्फ 10,000 रुपए में, जहां वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। थका हुआ और बेबस दीपक उनकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वह अपनी सारी बचत उन्हें दे देता है, यह सोचकर कि अब आखिरकार उनके सिर पर एक छत होगी। लेकिन अगले दिन जब वह तय जगह पर पहुंचता है जहां वे मिलने वाले थे, तो वे दोनों आदमी गायब होते हैं। उनके फोन बंद हैं। उनके चेहरे उस भीड़ में खो गए हैं जहां लाखों लोग हर दिन गुजरते हैं। दीपक को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसकी सारी जमा पूंजी लूट ली गई है। जब वह पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो वे बिना किसी दिलचस्पी के उसकी बात सुनते हैं। बिना किसी सबूत या उन आदमियों की पहचान के कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पुलिस अफसर बस कंधे उचकाकर कहता है, ऐसा तो यहाँ रोज होता है। अब न पैसे हैं, न नौकरी, न ठहरने की जगह। दीपक और राखी खुद को मुंबई की भीड़ भरी सड़क के बीच खड़ा पाते हैं। उनकी बेटी माही राखी का हाथ कसकर पकड़े हुए है, भूखी और थकी हुई। यह किसी शहर की सबसे सख्त और बेरहम शुरुआत है। उस रात वे फुटपाथ पर सोते हैं। अगले दिन राखी की मुलाकात पास के एक कैफे में एक औरत से होती है जो शांत स्वभाव की एक एस्कॉर्ट है और नाइट क्लब में काम करती है। उसने ऐसी कहानियां पहले भी कई बार देखी हैं, जहां मुंबई की बेरुखी ने कई परिवारों को तोड़ दिया। राखी पर तरस खाकर वह उसे अस्थायी रहने की जगह देती है, एक पुरानी आधी खाली इमारत जहां वह खुद एक कमरा किराए पर लेती है।
जब वे उस तंग कमरे में रहने लगते हैं तो वह औरत राखी को एक बात बताती है जो दीपक को हिला देती है कि राखी बार में डांसर बनकर पैसे कमा सकती है। यह काम अच्छा नहीं है, लेकिन इतना मिलता है कि जिंदा रहा जा सके। शुरू में दीपक इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे यह बात अपमानजनक लगती है। लेकिन जब घर में कोई आमदनी नहीं होती, कोई मदद नहीं मिलती और बेटी को खाना चाहिए तो धीरे धीरे उसका गर्व सच्चाई के आगे झुक जाता है। राखी नाइट क्लब में काम करना शुरू करती है, जहां लाइटें चमकती हैं, संगीत गूंजता है और भीड़ की आवाज में इंसानी आवाजें खो जाती हैं। हर रात वह थकी हारी घर लौटती है, लेकिन हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट होते हैं, वही उनके जीने का सहारा है। उधर दीपक ओंकार को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है। वह एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है, अजनबियों से पूछता है, उम्मीद में कि कोई सुराग मिले। लेकिन मुंबई उसे पूरी तरह निगल लेती है। लाखों लोगों की भीड़ में वह एक अदृश्य इंसान बन जाता है। वह छोटी मोटी नौकरियों की तलाश करता है, पर हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। यह शहर किसी के लिए रुकता नहीं। दिन बीतते जाते हैं और नाकामी का बोझ दीपक के दिल पर और भारी होने लगता है। उसने अपने परिवार से जो वादे किए थे, अब वे सब झूठ जैसे लगते हैं। राखी भी यह महसूस करती है, उनके बीच का सन्नाटा बढ़ने लगा है और थकान अब उनके छोटे से कमरे की दीवारों में भर गई है। फिर भी इस संघर्ष के बीच दीपक पूरी तरह हार नहीं मानता। हर सुबह वह फिर बाहर निकलता है, उस एक मौके की तलाश में जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। कई हफ्तों की तलाश, ठुकराए जाने और बेइज्जती झेलने के बाद आखिर दीपक को एक मौका मिलता है। एक छोटे से लोकल जान पहचान वाले के जरिए उसे पता चलता है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिस ऐसे लोगों को नौकरी पर रखता है जो पूरे शहर में पैसे और कीमती पैकेट पहुंचाते हैं। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन काम पक्का है और महीने के 15,000 रुपए मिलते हैं, जो खाने का इंतजाम करने और शायद कभी एक छत पाने के लिए काफी हैं। दीपक तुरंत यह मौका पकड़ लेता है। काम आसान है, उसे ड्राइवर बनकर सील किए हुए पैकेट्स मुंबई के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने होते हैं, एजेंसी के अफसरों की निगरानी में। उसका सुपरवाइजर विष्णु एक उम्रदराज और तजुर्बेकार आदमी शुरू से ही दीपक में दिलचस्पी दिखाता है। वह दोस्ताना और मददगार लगता है, वैसा साथी जैसा हर नए आदमी को चाहिए होता है। वह दीपक को रास्ते सिखाता है, दूसरे गार्ड्स से मिलवाता है, यहाँ तक कि अपना टिफिन भी उसके साथ बांटता है। धीरे धीरे वह दीपक का अकेला ऐसा साथी बन जाता है जिस पर वह अपने परिवार के अलावा भरोसा कर सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद विष्णु का असली इरादा साफ होने लगता है। वह दीपक से उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है, उसके पुराने कर्जों के बारे में, राजस्थान में उसने कितना पैसा उधार लिया था और अब उसकी हालत कैसी है। दीपक, जो ईमानदार और सीधा साधा है, सब कुछ सच सच बता देता है, यह सोचकर कि विष्णु वाकई उसकी परवाह करता है। बाद में विष्णु उसकी मदद करता है एक नया किराए का घर ढूंढने में। उधर राखी अब भी बार में काम करती रहती है, हालांकि उसकी सेहत और हिम्मत दोनों धीरे धीरे टूट रही हैं। उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वह करती रहती है क्योंकि दीपक की कमाई बस इतनी है कि गुजारा हो सके, गरीबी से बाहर निकलना नहीं। छोटी माही दिन भर इंतजार करती है कि उसके माता पिता रात में लौट आए। एक शाम विष्णु अपना असली प्लान बताता है। वह दीपक को बताता है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का एक पैकेट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक बॉक्स जिसमें बहुत सारा पैसा है। उनकी नजर में ये एक खजाना है। उस बॉक्स में इतना पैसा है कि वे दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। विष्णु उसे चुराना चाहता है। दीपक यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत मना कर देता है। ये गलत है, वह कहता है। हम चोरी नहीं कर सकते, ये जुर्म है। लेकिन विष्णु बस हंसता है, ऐसी हंसी जो साफ बताती है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है। वह दीपक को समझाने की कोशिश करता है कि किसी को नुकसान नहीं होगा और इतने सालों से जो उन्हें कम वेतन और ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, उसके बाद वो इस पैसे के हकदार हैं। फिर भी दीपक नहीं मानता। अगले दिन विष्णु का लहजा बदल जाता है। वह दीपक के घर आता है और धीरे आवाज में बताता है कि उसने पहले भी एक ऐसा ही बॉक्स चुराया था और उसे दीपक के घर में छिपा दिया था, बिना दीपक को बताए। अब उन्हें कमांड ऑफिस से एक चाबी भी चुरानी होगी ताकि वे वहां पहुंचकर बाकी सारे बॉक्स की चाबियों के बारे में बता सकें। अगर दीपक ने अब उसका साथ नहीं दिया बॉक्स और चाबी चुराने में, तो विष्णु पुलिस को सब बता देगा और दीपक को भी अपराधी साबित कर देगा। दीपक अंदर से टूट जाता है। वह फंस चुका है, चोरी से नहीं, डर से।
अगर पुलिस ने वह चुराया हुआ बॉक्स उसके घर से ढूंढ लिया तो उसकी पत्नी और बेटी अकेली रह जाएंगी, एक ऐसे शहर में जो किसी पर दया नहीं करता। उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वह मजबूरी में मान जाता है। प्लान बहुत खतरनाक था लेकिन सीधा। दीपक ये नहीं करना चाहता था, पर जब जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं बचता तो मजबूरी भी हिम्मत जैसी लगने लगती है। डकैती वाले दिन दीपक गाड़ी चलाता है और विष्णु उसके बगल में बैठा होता है, अजीब तरह से शांत। वे शहर के किनारे एक गोदाम तक पहुंचते हैं जहां चोरी करनी थी, लेकिन हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। जैसे ही विष्णु कार से उतरता है और बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, एक गार्ड अचानक वहां आ जाता है। वे लोग विष्णु पर गोली चला देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। चारों तरफ चिल्लाहट और अफरातफरी मच जाती है और दीपक कुछ समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी विष्णु पर हमला होता है और वह बुरी तरह घायल होकर वहीं मर जाता है। दीपक सदमे में बैठा रह जाता है, उसका एकमात्र साथी चला गया और पूरा प्लान खत्म हो गया। दीपक भाग जाता है, किसी तरह हंगामे से बचकर घर लौटता है, हांफता हुआ, डर और पसीने से भीगा हुआ। राखी, जो पहले ही उस हफ्ते बार की नौकरी से निकाली जा चुकी थी, उसे देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अपने छोटे अंधेरे कमरे में दीपक को वह चोरी वाला बॉक्स मिलता है जो विष्णु ने पहले छिपाया था। उसके अंदर पैसे हैं। अगर उसे उस बॉक्स की चाबी मिल जाए तो वह राखी और माही को सुरक्षित मुंबई से बाहर भेज सकता है। अब उसे अपने बारे में कोई परवाह नहीं। वह एक आखिरी खतरा उठाने का फैसला करता है। वह तय करता है कि उसे बॉक्स की चाबी चाहिए जो उसके घर वाले बॉक्स की है। अगले दिन सुबह वह सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंचता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका एक ही मकसद है, वो चाबी लेनी है। ये बहुत खतरनाक सोच थी, लेकिन अब उसके पास यही एक रास्ता बचा था। दीपक जैसे ही ऑफिस में चलता है, उसे माहौल में शक की हवा महसूस होती है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, विष्णु की मौत के बारे में, गायब पार्सल के बारे में और एक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने के बारे में। दीपक बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर उसका हर कदम भारी लगता है। वह उस लॉकर रूम में पहुंचता है जहां सारी चाबियां रखी होती हैं और धीरे से एक चाबी अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन उससे पहले कि वह निकल पाए, सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दीपक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उस पर शक करके उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बिखर जाता है। दीपक घबरा जाता है और भागने लगता है। वह किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। भगदड़ और अफरातफरी के बीच एक झड़प होती है, एक गलत कदम पड़ता है और गोली चल जाती है। दीपक बुरी तरह घायल हो जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है, उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं और खून उसकी कमीज में फैल जाता है। लेकिन अपनी आखिरी सांसों तक भी उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता है, उसका परिवार। जब राखी को दीपक की सारी चीजें मिलती हैं, तो उसे एक चाबी का निशान मिलता है। फिर यह खुलासा होता है कि उसने एक हार खरीदा था। अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करके उसने उस हार पर चाबी का निशान उकेर लिया था। वही चाबी उसके परिवार की किस्मत की चाबी थी। आखिरी सीन में राखी और माही मुंबई छोड़ देती हैं। ट्रेन राजस्थान के खुले मैदानों से होकर गुजरती है जब वे अपने गांव की तरफ लौट रही होती हैं। बाहर का नजारा अब यादों से भरा हुआ लगता है, वो सब जो उन्होंने खो दिया। राखी खिड़की के पास बैठी होती है, उसकी गोद में पैसों से भरा बैग होता है, दीपक की कुर्बानी की आखिरी निशानी। जब वह वापस गांव पहुंचती है तो उसे वो पुराने दिन याद आते हैं जब वे दीपक और माही के साथ खुश थे। भले ही वे गरीब थे, पर उनके गांव में शहर की चमक से दूर उनकी जिंदगी में सुकून और खुशी थी। और इसी तरह सिटी लाइट्स खत्म होती है, जीत के साथ नहीं, बल्कि जिंदा रहने की उस शांत और दर्द-भरी गरिमा के साथ। दीपक की यात्रा राजस्थान की धूल भरी गलियों से लेकर मुंबई की बेरहम सड़कों तक ये याद दिलाती है कि कैसे सपने अंधा कर सकते हैं, प्यार कैसे टिके रहता है और कैसे शहर के सबसे अंधेरे कोनों में भी इंसान की एक छोटी सी रोशनी फिर भी चमकती रहती है।